मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य भौगोलिक और व्यापक दृष्टि से इतिहास का एक शक्तिशाली साम्राज्य था और भारतीय उपमहाद्वीपों में अब तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में राजा चंद्रगुप्त मौर्य जी ने की थी और पाटलिपुत्र को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। करीब 137 साल तक शासन करने वाले मौर्य साम्राज्य की नींव इतिहास की एक अनोखी घटना थी। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने 325 ईसा पूर्व के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में कई सारे युद्ध का नेतृत्व किया था, उसके मृत्यु के तुरंत बाद ही चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ रहा होगा तो वो था चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, इन दोनों ने मिलकर उस समय के एक शक्तिशाली राजवंश जिसका नाम था नंदा राजवंश, उन्हें हराकर 322 ईसा पूर्व में उस समय के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। इतिहासकारों का मानना है कि चाणक्य ही वो थे जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध के साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए उकसाया था। मगध उस समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। धानानंद उस समय मगध साम्राज्य के राजा थे। मगध उस समय भारत का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। उनकी सेना तो इतनी बड़ी थी कि आसपास के साम्राज्य उनसे डर कर रहते थे। अपने राज्यकाल के समय धानानंद ने चाणक्य का अपमान किया था और शायद इसी वजह से चाणक्य ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए धानानंद के राज्य को नष्ट करने की कसम खाई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध और अन्य प्रांतों के ऐसे युवकों को इकट्ठा किया जो लोग अपने राजाओं के भ्रष्ट शासन से परेशान थे। उन सभी ने चंद्रगुप्त की मदद की, साथ में लंबे समय तक युद्ध करने के लिए आवश्यक सामग्री जमा कर ली। पाटलिपुत्र पर आक्रमण करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक बड़ी रणनीति बनाई थी। उसके अनुसार मौर्य ने ऐसी जगह युद्ध की घोषणा की थी जहाँ मगध सेना को शहर से बाहर आकर युद्ध करना पड़ा था। चंद्रगुप्त की सेना ने मगध राज्य में भयानक युद्ध जैसा माहौल बनाया था, जिसमें मगध राज्य के उत्तराधिकारी की मृत्यु हो गई थी। अंत में मगध के राजा नंद ने अपनी हार स्वीकार कर ली और मगध चंद्रगुप्त के हवाले कर दिया और खुद राज्य छोड़कर सन्यासी बन गया। और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य पहले सम्राट बन गए जो संपूर्ण भारत को एकत्रित राज्य बनाने में कामयाब हो गए थे। कई इतिहासकारों ने राजा चंद्रगुप्त मौर्य के विनम्र व्यक्तिमत्व का वर्णन किया है, लेकिन उनकी वास्तविक जाति कौन सी थी इसके बारे में कोई सटीकता नहीं है। चंद्रगुप्त अनाथ थे, मतलब उनके माता पिता कौन है इसके बारे में किसी को पता नहीं है। उनका पालन पोषण किसान परिवार में हुआ था और उन्हें खुद चाणक्य ने सिखाया और पढ़ाया था। चंद्रगुप्त के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के साथ वहाँ की आर्थिक समृद्धि का विकास भी हुआ था, जैसे वहाँ के रास्ते, बड़े बड़े खानों की खुदाई, खेती, ऐसे सभी चीजों में बहुत सारे नए बदलाव आ चुके थे। साथ में कई धर्मों का पूरे भारतवर्ष में विस्तार हुआ था, जिनमें ब्राह्मण, जैन और बौद्ध जैसे धर्म भी शामिल थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन काल के अंतिम समय में सब कुछ त्याग दिया था और सभी राजभोग त्याग कर एक भिक्षु बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने थे। बिंदुसार तब सिर्फ 22 साल के थे जब उनके पिता ने राजगद्दी छोड़कर उन्हें राजा बनाया था। बिंदुसार ने अपने पिता से विरासत में मिले साम्राज्य का विस्तार दक्षिण भारत तक किया था, जो आज कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों के साथ अपने पिता द्वारा बनाए गए मैत्रीपूर्ण संबंधों को उन्होंने कायम बनाए रखा। बिंदुसार ने संपूर्ण भारत के साथ ही लगभग सभी उपमहाद्वीपों पर विजय प्राप्त कर ली थी। बिंदुसार ने अपने पराक्रम के बल पर करीब 28 साल तक राज किया और 270 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई थी। बिंदुसारा के मृत्यु के बाद उनके बेटे मौर्य साम्राज्य के सम्राट बने, जिसका नाम था अशोका। युवा होने के बावजूद भी अशोका एक कुशल योद्धा थे। अपने राज्यकाल के शुरुआती दिनों में ही अशोका ने उज्जैन और तक्षशिला में हुए विद्रोहों को कुचल दिया था। अशोका एक आक्रामक और महत्वाकांक्षी सम्राट थे, जिन्होंने भारत के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्सों में मौर्य साम्राज्य की महानता का दावा किया था। सम्राट अशोका के आक्रामक जीवन शैली में बदलाव की घटना तब हुई थी जब 261 ईसा पूर्व में कलिंगा पर आक्रमण किया था। कलिंग उस समय दक्षिण भारत में आने जाने वाले रास्तों को जमीन और पानी, इन दोनों मार्गों से नियंत्रित कर रहा था और इसीलिए सम्राट अशोका के लिए यह बहुत आवश्यक था कि कलिंग भी मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बने।
करीब 1 लाख से भी ज्यादा नागरिक और सैनिकों की जान गंवाकर सम्राट अशोका की सेना ने भारी ताकत से कलिंग पर विजय प्राप्त कर ली थी। अशोका व्यक्तिगत रूप से जब युद्ध के बाद हुई तबाही देखने गए तब उनका मन पश्चाताप से भर गया। युद्ध के बाद हुई इस तबाही और विनाश को देखकर अशोका को बहुत बुरा लगा। फिर बाद में बौद्ध धर्म स्वीकार कर युद्ध और हिंसा से दूर चले गए। अपने राज्य में शांति बनाए रखने के लिए उसने बड़ी और शक्तिशाली सेना बनाए रखी। साथ में अशोका ने एशिया और यूरोप के राज्यों में मैत्रीपूर्ण संबंधों का विस्तार किया। सम्राट अशोका का साम्राज्य पूर्व में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में आंध्र तक फैला हुआ था। 40 से ज्यादा साल तक शांति और समृद्धि भरा साम्राज्य करने के बाद अशोका इतिहास के सबसे सफल सम्राटों में से एक बन गए। 232 ईसा पूर्व में अशोका के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व कमजोर पड़ने लगा। सम्राट अशोका के मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य पूर्व और पश्चिम ऐसे 2 भागों में विभाजित हो गया था। अशोका का पहला बेटा बौद्ध धर्म का विस्तार करने के लिए पूरी दुनिया में घूम रहा था और दूसरा बेटा जो अंधा होने के कारण राजा नहीं बन पाया था और उनके तीसरे बेटे की बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी। मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे अपने राज्य का एक एक हिस्सा खो रहे थे और आखिर में 180 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ को उसके सेनापति ने ही मार दिया था। उसके बाद इस महान साम्राज्य का धीरे धीरे अंत हो गया था और एक नए साम्राज्य की शुरुआत हो गई थी जिसका नाम था शुंगा साम्राज्य। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught.